हेलो एवरीबडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होते हैं, जिस स्टेट में कंज्यूम होते हैं उस स्टेट को वो जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है। तो जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट जैसे कि आपको मालूम है एक स्टेट से दूसरी स्टेट और वहाँ पर लगता है आईजीएसटी। और अगर इंट्रा स्टेट की बात करें तो ये विद इन द स्टेट, लाइक आप हरियाणा के अंदर ही एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो इसके अंदर हमको लोकेशन ऑफ द सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर वो जगह होती है, वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर को ही हम लोकेशन ऑफ सप्लायर करेंगे, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रेसिपिएंट होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हमने इनको गुड्स और सर्विसेज दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गुड्स के भी अंदर अगर गुड्स बोथ आर इन इंडिया है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो इंडिया के अंदर ही हुई है तो सेक्शन 10 गवर्न करेगा। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है तो सेक्शन 11 गवर्न करेगा। और सर्विसेज की बात करें तो सेक्शन 12 और 13 सर्विसेज को डिटरमिन करेंगे। आइए समझते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या रूल्स हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वेयर द सप्लाई involves a movement of goods, the place of supply shall be determined by location of the goods at the time of final delivery। इसको समझते हैं। अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो जहाँ पर जर्नी का एंड हो रहा है, यानी जहाँ पर हमारे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, जब फाइनली डिलीवर हो रहे हैं, उस प्लेस को हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। दोबारा समझते हैं। ए जो कि हरियाणा में रहता है, वो बी जो कि पंजाब में रहता है, उसको बोलता है कि मुझे 5 एसी डिलीवर कर दे हरियाणा में। अब पंजाब वाला व्यक्ति हरियाणा के अंदर एसी डिलीवर कर देता है, तो यहाँ पर जहाँ पर जर्नी ख़त्म हो रही है, जर्नी एसी की कहाँ ख़त्म हो रही है, हरियाणा में जब गुड्स डिलीवर हो गए तो हरियाणा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब चूँकि दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व है, एक पंजाब है एक हरियाणा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका इंटर स्टेट। और नेक्स्ट है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। अब इसको समझते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सेलर, एक होता है परचेज़र, और परचेज़र को ही हम थर्ड पार्टी मानते हैं, और एक होता है रिसिपिएंट। आई रिपीट, जब हम गुड्स की जो डिलीवरी करते हैं इसे थर्ड पर्सन के कहने पर करते हैं, उसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है सेलर, एक होता है परचेज़र, परचेज़र को ही हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, और एक होता है रिसिपिएंट, यानी जिसको गुड्स की फाइनल डिलीवरी हो रही है। तो यहाँ पर अगर ड्यूरिंग द सप्लाई और सप्लाई से पहले जब परचेज़र यानी कि थर्ड पार्टी सेलर को बोलता है कि वो गुड्स किसी और व्यक्ति को किसी और डेस्टिनेशन पर डिलीवर कर दे, तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो बायर यानी थर्ड पर्सन का प्लेस माना जाएगा, और इसको डीम्ड प्रोविजन मानते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बी जो कि मुंबई में रहता है, वो ए जो कि एक सेलर है उसको बोलता है कि मुझे कुछ गुड्स का ऑर्डर ले ले मुझसे, और वो गुड्स मुझे ना डिलीवर कर कर सी को डिलीवर कर दे। आई रिपीट, बी जो कि मुंबई में रहता है वो ए को ऑर्डर भेजता है जो कि मुंबई में रहता है कि मुझे कुछ गुड्स, मेरे से कुछ गुड्स का ऑर्डर ले ले, लेकिन वो गुड्स मुझको ना डिलीवर कर कर सी को डिलीवर कर दे जो कि जयपुर में रहता है। तब इसके अंदर चाहे बी ने वो गुड्स अपने यहाँ उसकी डिलीवरी नहीं ली, लेकिन इसको हम डीम्ड प्रोविजन के मुताबिक यही मानेंगे कि बी इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जो बी की लोकेशन है, यानी जो परचेज़र की लोकेशन है, यानी जो बायर की लोकेशन है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि ए जो कि सेलर है वो भी मुंबई में रहता है, और बी जो कि बायर है जिसको हम थर्ड पार्टी मानते हैं
वो भी मुंबई में रहता है, तो ये क्या हो जाएगी, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अगला पॉइंट है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पर गुड्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है वेदर बाय द सप्लाई और द रिसिपिएंट, वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन को ही माना जाएगा जहाँ पर गुड्स की डिलीवरी हो रही है रिसिपिएंट के पास। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी मॉल में जाते हैं, अब आपने मॉल में से सपोज आपने कॉस्मेटिक्स खरीद लिए, तो कॉस्मेटिक्स अब आपने अपने कार में लेकर अपने घर आ गए, तो यहाँ पर जो कॉस्मेटिक्स है वो कहीं और पर किसी और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपका मॉल सपोज हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, तो हरियाणा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी गुड्स की कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकेशन ऑफ सच गुड्स होगा। तो मॉल आपका कहाँ पर था, हरियाणा के अंदर था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हरियाणा। नेक्स्ट है वेयर द सप्लाई इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एट साइट, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन। आप देखते होंगे कई बार हमें जो मशीनरी वगैरह है वो इंस्टॉल करानी पड़ती है, असेंबल कराने पड़ते हैं, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगा द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए जिसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो हरियाणा में है, लेकिन वो एक नया ऑफिस पंजाब में खुलता है, और वो पंजाब वाले ऑफिस के लिए कुछ एसीज मंगवाता है। अब जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो क्या है, हरियाणा है, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो पंजाब है, तो यहाँ पर IGST लेवी होगा। यानी जब गुड्स को असेंबल किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या माना जाएगा, जहाँ पर असेंबल या इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट है इन केस गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। इसको समझते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में जाते हैं, आप किसी एयरक्राफ्ट में जाते हैं, किसी वेसल में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, तो आप रास्ते में से कुछ सामान खरीदते हैं। तो आपने जो सामान खरीदा रास्ते में से, आपने चलती ट्रेन में से, आप देखते हो ना बुक्स खरीदते हैं या आपने कोई और सामान खरीदा, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है, वो मुंबई से गोवा जा रहा है फ़्लाइट के अंदर। अब उसने फ़्लाइट के बीच में जैसे खाना मिलता है, उसने वाटर बॉटल ख़रीद लिया। अब जो फ़्लाइट के बीच में उसने वाटर बॉटल ख़रीदा, वो जो बॉटल थी दैट वाज ऑन द मुंबई, वो मुंबई से फ़्लाइट में चढ़ी थी, मतलब तो वहाँ पर जो हमारा GST लेवी होगा, जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई की हम बात करें, तो वो क्या होगा, मुंबई होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे जो गुड्स होते हैं वो बोर्ड पर होते हैं, कन्वेंस पे होते हैं, कोई ट्रेन पे होते हैं, तो वहाँ पर जहाँ से वो गुड्स हमने बोर्ड किए हैं वहाँ पर उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लास्ट है और कोई केस है जो जहाँ पर डिटर्मिन करना मुश्किल है कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वहाँ पर एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम GST का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स फॉर सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो जो रूल अप्लाई होते हैं उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी सर्विसेज क्या रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है। अगर हमारी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। तो आइए कुछ रूल समझते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं रिगार्डिंग द सर्विसेज जहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिन करते हैं इन केस ऑफ सर्विसेज। ये जो रूल्स हैं ये है जहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई यानी विद इन इंडिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हमारी सर्विसेज कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, लाइक हमने कोई आर्किटेक्ट की सर्विस प्रोवाइड की है, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस प्रोवाइड की है, सर्वेयर की सर्विस प्रोवाइड की है, तो जहाँ पर वो हमारा सर्विस देने का स्थान है तो वो जो लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल हमने जो आर्किटेक्ट की सर्विस ली है वो दिल्ली में ली है, तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा है रेस्टोरेंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज।
जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रेस्टोरेंट से रिगार्डिंग, केटरिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग, आपके की ब्यूटी सलून्स होते हैं, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, आपके कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के जो सेंटर्स होते हैं, फिटनेस क्लब्स होते हैं, तो जहाँ पर वो लोकेटेड है, सपोज़ आपका जो क्लब है वो मुंबई में लोकेटेड है, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसको समझते हैं, हमको ट्रेनिंग देनी होती है एम्प्लॉयज़ को या उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होता है, तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिस कंपनी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या जिस पर्सन को दे रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड है? अगर जिस कंपनी या किस व्यक्ति को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा? वो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन होगा। और अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं ट्रेनिंग की या परफॉर्मेंस अप्रेजल की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो जहाँ पर सर्विसेज एक्चुअल परफॉर्म्ड हुई हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज परफॉर्म्ड हुई हैं जयपुर के अंदर, तो जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क। देखिए, कोई जैसे अम्यूजमेंट पार्क है या कोई हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, तो जिस जगह पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है यमुनानगर के अंदर, तो यमुनानगर विल बी द place of supply. Next is services provided by the way of organization of an event। ये भी उसी की तरह है कि जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वो ऑर्गेनाइज हुआ है उस जगह को हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। अब इसको समझते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यानी हमने अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है और इसके लिए हम कोई मेल या कुरियर की सर्विसेज लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, तो आप अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगवाते हो और अमेज़ॉन ने किसी कुरियर सर्विस के साथ टाई अप कर रखा है, सपोज ब्लू डार्ट के साथ टाई अप कर रखा है। तो अगर जो सर्विसेज हैं वो हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, अब देखो हम रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन इज़ रजिस्टर्ड एंड ब्लू डार्ट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हम सर्विस दे रहे हैं तो जो लोकेशन है रजिस्टर्ड पर्सन की, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जो पर्सन है जो रिसीव कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, तो जिस जगह पर हमें सर्विसेज दी जा रही हैं, सपोज़ एक कुरियर सर्विस है ब्लू डार्ट की, उन्होंने मुझे कोई कुरियर भेजा है और मैं क्या हूँ? अनरजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे कुरियर सर्विस कहाँ दी है? मुझे कुरियर सर्विस दी है अम्बाला में, तो अम्बाला विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब जैसे पैसेंजर्स हैं उनको भी हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कोई कंपनी है उसने एम्प्लॉयज़ के लिए कैब सर्विस ऑर्गेनाइज़ की है। दोबारा समझते हैं, कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है, उसने एम्प्लॉयज़ को घर से लेकर आकर घर से लेके आने और उनको छोड़ने के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो उसके साथ एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सर्विसेज दी जा रही है, सपोज़ ये कंपनी ही रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो यहाँ पर जहाँ पर वो कंपनी स्थित है उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अगर हम सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन की है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विसेज ली है ट्रांसपोर्टेशन की, आप यहाँ से अम्बाला से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है? अम्बाला से स्टार्ट की है ना, तो अम्बाला से आपने क्योंकि जर्नी स्टार्ट की है तो अम्बाला विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यानी आपको यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल द प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑन बोर्ड और कन्वेंस। अब इसको समझते हैं, जैसे कि आपने एरोप्लेन में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ से आप अपना फर्स्ट आपका जो जर्नी स्टार्ट होती है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आपने की जो फ़्लाइट है वो मुंबई से है और आप कहाँ जाना चाहते हो? आप अहमदाबाद जाना चाहते हो, तो क्योंकि आपका फ़र्स्ट जो ओरिजिन है यानी जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है वो क्या है? मुंबई, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर क्या आते हैं? डेटा ट्रांसफ़र आता है, ब्रॉडकास्टिंग आती है, केबल आती है, या जो डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सर्विसेज होती हैं। तो इसके अंदर कुछ कैटेगराइजेशन है। पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ फिक्स
टेलीकम्युनिकेशन लाइन आप देखते हैं ना, पहले हमारी एक फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती थी हमारे, जब वो बीएसएनएल के कनेक्शंस होते थे या लीज सर्किट होते थे, या आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की भी जो लीज सर्किट होती है, तो जहाँ जहाँ फिक्स है वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी। अगर यमुनानगर के अंदर फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन है तो यमुनानगर विद द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप मोबाइल सर्विसेज की बात करें और आपने पोस्ट पेड कनेक्शन ले रखा है, पोस्ट पेड कनेक्शन के अंदर ऑफ कोर्स आपका बिल आता है और उस बिल किसी एड्रेस पर आता होगा, तो जो बिलिंग एड्रेस होगा ना रिसिपिएंट का, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, अगर हम मोबाइल कनेक्शन की बात करें और वो भी पोस्ट पेड की बात करें, पोस्ट पेड पे जिस एड्रेस पे बिल आएगा तो वो जो एड्रेस होगा, वो जो लोकेशन होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर हम प्रीपेड की बात करें, प्रीपेड की बात करें यानी हमने कहीं से भी अपना इंटरनेट रिचार्ज करा दिया, हमने ऑनलाइन करा दिया, तो जहाँ से कराया वहीं पर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के अंदर भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का हमें देखना पड़ेगा। जो बैंक के सर्विसेज है, बैंक हमें क्या क्या सर्विसेज देता है? बैंक हमें स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस देता है, हमें बहुत सारी और जैसे कि कार्ड बना के देता है, कार्ड मतलब डेबिट कार्ड वगैरह बना कर देता है। तो ये जो सर्विसेज देता है, इसके अंदर हमें देखना है क्या जो लोकेशन है रेसिपिएंट की वो रिकॉर्ड में है या नहीं है। अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड में है तो क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। लेकिन अगर हमारा जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो रिकॉर्ड में नहीं है, अब जैसे इसका एग्जांपल देके समझिए, आपके पास जो आपका बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में है, पर आप एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो आईसीआईसीआई बैंक से। मेरी बात समझ में आई आपको? पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है, तो एटीएम किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का, लेकिन आप विड्रॉ आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू कर रहे हो। अब आईसीआईसीआई बैंक के पास तो आपका एड्रेस नहीं है ना, तो यहाँ पर जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हमें नहीं मालूम पड़ रही है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। जहाँ पे हमने रेसिपिएंट है, उसका रिकॉर्ड है, उसका एड्रेस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। लेकिन जहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वहाँ पे जहाँ पे हम एड्रेस नहीं है हमारे पास रेसिपिएंट का, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर हम अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देते हैं, आई रिपीट, अगर हम इंश्योरेंस की जो सर्विसेज हैं वो अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। अगला है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो जैसे जो सरकारी एडवर्टीजमेंट होती हैं, सरकारी एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हो ना, टीवी पर एडवर्टीजमेंट आती हैं, जैसे डिफरेंट स्टेट्स अपनी टूरिज़्म प्रमोट करती है, या कोई से अपने जब चुनाव आते हैं तो अपना अपना एजेंडा दिखाती है कि हम ये करेंगे, हमने इतने काम किए, अपने आप को एडवर्टाइज़ करती हैं। तो बहुत सारी टीवी पर भी एडवर्टीजमेंट आती है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती हैं। तो जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई कर रखा है, यानी आपने पंजाब के अंदर एडवर्टीजमेंट दी है, तो वहाँ पर तो जिस जिस जगह पर सपोज पंजाब के अंदर एडवर्टीजमेंट आ रही है, तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पंजाब। इज दैट क्लियर? अब हम प्लेस ऑफ सप्लाई वे लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन और रिसिपिएंट इज़ आउटसाइड इंडिया, यानी हम क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज की बात करेंगे कि जहाँ पर इधर सप्लायर और जो रिसिपिएंट है वो भारत के बाहर की बात कर रहा है। तो इसके अंदर दो रूल्स होते हैं, एक जनरल रूल होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो जनरल रूल होता है उसको सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 गवर्न करता है, यानी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस
वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज़ आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर है, चाहे सप्लायर है चाहे रेसिपिएंट है, तो उस जगह पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ पर्सन रिसीविंग दैट सर्विस, यानी रेसिपिएंट जो होगा उसकी लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स भी हैं जो कि हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 से सब सेक्शन 13 तक पढ़ेंगे, जिसके तहत कुछ ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस इन्होंने बता रखी हैं जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज़ हैं और जो सप्लायर है या जो रिसिपिएंट है भारत के बाहर हैं। तो आइए उन स्पेसिफिक रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज समझते हैं जहाँ पे फिजिकली या तो गुड्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा या फिर जो इंडिविजुअल है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे हमारी जो सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आपको या तो गुड्स को फिजिकली प्रेजेंट होना है या जो इंडिविजुअल को फिजिकली प्रेजेंट होना है, तो जहाँ पर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड की गई हैं उसी लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। और अगर किसी रिमोट लोकेशन से यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सर्विसेज दी गई हैं तो उस जगह पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगला पढ़ते हैं सर्विसेज सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई एक्सपर्ट्स की सर्विस है, कोई एस्टेट एजेंट की सर्विस है या कोई आप इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ले रहे हैं, तो उस जगह में जो प्लेस ऑफ सर्विस होगा दैट विल बी द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ लोकेटेड और इंटेंटेड टू बी लोकेटेड, या तो है या बनने वाली। फॉर एग्जांपल आप कोई घर बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको इंटीरियर डेकोरेटर की मदद ली, आपने मैप वगैरह उससे बनवाया है, तो अभी बना नहीं है, आपने एक जगह डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर घर डिज़ाइन होगा, तो यहाँ पे इंटेंडेड का मतलब है जहाँ पे लोकेशन हो सकती है। अगला है सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। अगर कोई ऐसा इवेंट है जैसे कि कोई कल्चर है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई साइंटिफिक और एजुकेशनल इवेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, फेयर है, एग्जीबिशन है, उसकी बात करें तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो वो होगा जहाँ पर एक्चुअल में इवेंट हेल्ड है, यानी जहाँ पर एक्चुअल में इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगला है सर्विसेज रेफर टू इन सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 और 13 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन। अब इसको समझते हैं। अगर हमने एक से अधिक जगह पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो जहाँ पर एक से अधिक जगह पर होंगी तो जो टैक्सेबल टेरिटरी होगी उस टैक्सेबल टेरिटरी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो सर्विसेज दी हैं वो मलेशिया में दी हैं, इंडिया में दी हैं, तो अब देखिए मलेशिया तो टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है, इंडिया है टैक्सेबल टेरिटरी, तो इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस एग्जाम्पल। अगला है सर्विसेज रेफर टू इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और 13 सबसेक्शन 5 इज सप्लाइड देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी अगर हमने एक से अधिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो हम प्रोपोर्शनेट लेंगे। प्रोपोर्शनेट मतलब जितनी सर्विस है उसके अनुपात में ले लेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन सच केस सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट, यानी प्रोपोर्शन में हम वो प्लेस ऑफ सप्लाई ले लिया जाएगा। अगला है बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इंटरमीडिएरी सर्विसेज, हायरिंग ऑफ व्हीकल सर्विसेज। इसको सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 गवर्न करता है। यानी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई इंटरमीडिएरी सर्विस है या हम कोई ट्रांसपोर्ट की मीन्स को हायर कर रहे हैं, इसमें यॉट भी इंक्लूड है लेकिन केवल 1 महीने के लिए, और इसके अंदर एक्सक्लूड क्या है, एयरक्राफ्ट और वेसल्स हैं। तो यानी अगर ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो जहाँ पर वो लोकेटेड है, यानी जहाँ पर वो बैंक लोकेटेड है, वो विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर। यानी आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर मेल और कुरियर इंक्लूडेड नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप मॉल गए, आपने वहाँ पर फ्रिज बुक करा लिया, मतलब कोई लाइक
ऐसी जगह है जहाँ पर आप खरीदने गए, आपने फ्रिज बुक करा लिया, तो फ्रिज अब अपने आप तो आप लेकर नहीं आओगे, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ पर फ्रिज डिलीवर्ड होगा यानी जो डेस्टिनेशन होगा, तो दैट विल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यानी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होंगे वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। अगला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर हम पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जैसे कि रेलवेज़ है, बसेस है, एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जर्नी स्टार्ट की है दिल्ली से, तो आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दैट विल बी वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन कन्वेंस फॉर अ कॉन्टिन्यूस जर्नी। एम्बार्क्स मतलब जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट करता है, वहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगला है सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, यानी आप ऑन बोर्ड हो, यानी आप किसी एयरक्राफ्ट में हो, किसी एयरक्राफ्ट के अंदर हो, क्रूज़ के अंदर हो, वहाँ पे कोई सर्विसेज ले रहे हो। जैसे आपने क्रूज़ में देखो ना, स्पा की सर्विसेज लेते हैं, लॉन्ड्री की सर्विसेज लेते हैं, फूड की सर्विसेज लेते हैं। तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वहाँ पे भी जो आपका फर्स्ट स्केड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, यानी जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, यानी हम ऑनलाइन कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई हम डेटा बेस यानी जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह की कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस। जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसकी जो लोकेशन होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके अलावा पावर ऑफ गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, कोई ऐसे सर्विसेज हैं जहाँ पे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे उनकी लोकेशन क्या है, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन देगी, इसके रिगार्डिंग जो जजमेंट देगी, तो वहाँ पर उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।